Hello everyone, welcome to the History Buzz. This is Shivangi and this is Ashish. Ashish is doing PhD in Modern History. Ashish, just briefly introduce yourself. Hello everyone, my name is Ashish and like Shivangi already told, I am a first semester PhD student at Center for Historical Studies in JNU. Okay, so Ashish, आपका एडमिशन नेट के थ्रू हुआ या फिर JRF के थ्रू हुआ? मेरा एडमिशन नेट कैटेगरी में हुआ। जैसे कि CHS में हमारे टाइम पे और अभी भी हर साल होता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ एडमिशन, इट्स नेट बेस्ड एंड द JRF बेस्ड। तो आपके परसेंटाइल कितने थे नेट में कि आपको इंटरव्यू कॉल आया? मेरा परसेंटाइल था 99.02 और 04 समथिंग लाइक दैट, बिकॉज क्योंकि JRF का परसेंटाइल होता है 99.75 समथिंग एंड नेट का समथिंग 98 पॉइंट समथिंग टू 99 पॉइंट समथिंग तक सबको इंटरव्यू कॉल आया था। अच्छा, तो मतलब आपको अगर अंदाज़ा है कि मॉडर्न की कट ऑफ लगभग कितनी गई थी, कितने परसेंटाइल के ऊपर के बच्चों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए लास्ट ईयर? आई एम श्योर कि जो जैसे UR कैटेगरी है उसमें 98 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ किया होगा एंड फॉर द EWS कैटेगरी वो कट ऑफ थोड़ा सा कम गया होगा 90, EWS एंड OBC के लिए थोड़ा सा कम गया होगा लाइक 97 पॉइंट समथिंग एंड SC के लिए ST के लिए थोड़ा अर्ली 90s में होगा। सो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। बस प्रेफरेबली इफ़ यू हैव अ नेट, अगर आपका नेट क्लियर है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेट क्लियर होने पे तो क्या फिर PhD ओनली वाले स्टूडेंट्स को भी मॉडर्न में बुलाया गया था? क्योंकि मॉडर्न में हमने देखा कि पिछली बार बहुत ज़्यादा सीटें थी JNU में, CHS में 23+ सीटें थी। तो क्या PhD ओनली का भी किसी स्टूडेंट का हुआ है यहाँ पे? इन माई नॉलेज किसी PhD ओनली का मॉडर्न में तो नहीं हुआ। हाँ, मेडिवल में हमने कुछ एग्जाम्पल सुने हैं बट नॉट इन मॉडर्न, बिकॉज क्योंकि हाँ सीट्स बहुत थी और कॉल आउट भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को किया गया था। बट द ओनली इश्यूज़, अगर सीट्स भी ज़्यादा हो रही हैं तो सीट्स भी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ जो एप्लीकेंट नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनका नेट ऑलरेडी क्लियर था, जिनका स्कोर अच्छा था। सो इस हिसाब से नेट ओनली का मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट नहीं आया था इंटरव्यू में। also, मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपका भी MA एंशिएंट से था, फिर आपने मॉडर्न में स्विच किया, तो जस्ट बहुत ब्रीफली बताओ कि तुमने मतलब क्यों। पहली बात तो ये मेरा क्वेश्चन है कि तुमने क्यों किया स्विच, क्योंकि तुम्हारा पूरा जो MA था वो एंशिएंट से था, फिर तुमने सेमिनार शायद मॉडर्न से किया था, उसके बाद फिर PhD में एडमिशन भी तुमने मॉडर्न से लिया, तो क्यों? पहली बात तो हाँ, जैसे मेरा MA था तो मैंने अपने MA भी CHS से किया है 22 to 24 बैच एंशिएंट हिस्ट्री में। और एंशिएंट में ऐसा था कि जब मैंने टुक एडमिशन इन एंशिएंट मुझे इतना रिलेट नहीं कर पा रहा था उससे टॉपिक से जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट था, और मुझे एंशिएंट से ज़्यादा शौक थोड़ा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा लग रहा था, कॉलोनियल हिस्ट्री या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पे। तो मुझे ये आइडिया था दैट इफ़ आई हैड अ चॉइस तो मैं अपना स्विच करना चाहूँगा मॉडर्न में। और जैसे मैं डीनोटिफाइड ट्राइब पे काम करना चाह रहा था तो वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में था, और तो इसलिए मैं मॉडर्न में करना चाह रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देयर कमिंग फ्रॉम शिवांगी कि क्या मुश्किल आया, कैसा हुआ? हाँ, जैसे कि इन CHS अच्छी बात ये होती है फॉर इंस्टीट्यूट लाइक JNU, स्पेशली CHS का जो सेंटर है, इन MA ओनली हमारे पास ऑप्शन था, हमें कोई भी 5 पेपर बस स्कोर के पढ़ने अपने कोर सब्जेक्ट के, जो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री था। सो आफ्टर द 5 कोर पेपर ऑफ एंशिएंट मैं कोई भी पेपर ले सकता था। बट फॉर मी इट वाज आइडिया कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में PhD करूँगा। इट केम वेरी लेट, तो इसलिए मैंने जो अपने एक्स्ट्रा पेपर्स भी थे वो मोस्टली मैंने मेडिवल के पढ़े थे। या बट ओनली वन पेपर आई टुक ऑफ मॉडर्न विच वॉज इन द लास्ट सेमेस्टर एंड बट द गेम चेंजर वॉज अ सेमिनार। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में डेजिटेशन होते हैं, CHS में सेमिनार होते हैं। एंड द गुड पार्ट इज इन CHS वी हैव 2 सेमिनार्स इंस्टेड ऑफ 1। सो मेरा एक सेमिनार तो ऑब्वियसली कंपलसरी था बिकॉज अपने कोर एंशिएंट में लेना था, विच आई टुक इन द एंशिएंट हिस्ट्री। बट जो सेकंड सेमिनार था वो मैंने मॉडर्न में लिया था। उसकी वजह से आई वुड से कि उस पर मैंने मेहनत काफ़ी किया, टीचर्स को नज़र आया होगा एंड इट गेव मी एज ओवर द अदर्स। एंड जब इंटरव्यू में मुझे ईजी रहा, मतलब उसको बिकॉज उसी टॉपिक को मैंने काइंड ऑफ अपना मोल्ड करके उसको मैंने प्रपोजल बनाया था, तो मेरे लिए ईजी रहा मॉडर्न में। एंड आई हैड अ एंट्री पॉइंट कि मतलब लोग मुझे जान रहे थे मॉडर्न में, प्रोफेसर जान रहे थे, तो मेरे लिए वो सेमिनार वॉज अ गेम चेंजर जिसके लिए मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में आ पाया। अच्छा, तो पिछले सवाल को ही आगे बढ़ाते हुए तुमने जैसे एंशिएंट की जो मेथोडोलॉजी है वो मॉडर्न की मेथोडोलॉजी से बहुत अलग है, बहुत अलग। तो क्या क्या डिफरेंसेस है, ये अगर तुम बता सको व्यूअर्स को तो। फर्स्टली जो मुझे लगा है कि एंशिएंट और मॉडर्न के, क्योंकि मैंने दोनों सेमिनार्स भी किए हैं, तो एक तो पहली बात है तो जैसे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ एक बात है द लार्जर जो आइडिया ऑफ मेथोडोलॉजी, जैसे हिस्टोग्राफी है, कैसे कैसे आपको यूज़ किया जा रहा है, कैसे काम करना है रिसोर्सेज का,
जो लार्जर आइडियाज़ है जैसे अनाज स्कूल से निकल रहा है या फिर बाकी जो स्कूल्स ऑफ थॉट से निकल रहा है, तो इतना वो मेथोडोलॉजिकल स्टाइल बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट में हम अलग तरीके के अप्रोच, बिल्कुल अलग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न बिल्कुल अलग अप्रोच कर रहे हैं। बट हाँ, जैसे फ़र्क तो आया। फॉर इंस्टेंस जब मैं अपना एंशिएंट का सेमिनार कर रहा था, तो मुझे जो प्राइमरी सोर्सेज था उनके बारे में, उनके ऊपर कैसे डील कर रहा था उनमें और उसमें बहुत फ़र्क था। मुझे ट्रांसलेशंस पे काम करना है, कौन सी ट्रांसलेशन एक्यूरेट है, कौन सी नहीं है, क्योंकि बिकॉज संस्कृत जो मेरी सोर्सेज थी जिसमें मैं सेमिनार कर रहा था वो संस्कृत में था, एंड उस पर मुझे अच्छे से नहीं आती थी, तो मुझे ट्रांसलेशंस पे काम करना था। मॉडर्न में काफ़ी ज़्यादा मैं कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और या फिर रीजनल डॉक्यूमेंट्स वर्नैकुलर लैंग्वेज में देख रहा था जो मुझे आ रहे थे, तो इसलिए वो मुझे उन पर काम करना आसान था। सेकेंडली एंशिएंट के अंदर क्योंकि आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज से बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस पास में आप चल जाते हैं, तो आपको कई बार सोर्सेज को अप्रोच कैसे करना वो भी, क्योंकि आपको काफ़ी लेटर, जैसे मैं काफ़ी मिडीवियल टेक्स्ट को यूज़ कर रहा था एंशिएंट की सोर्सेज के बारे में बात करने के लिए एंशिएंट में, बट मॉडर्न में वो दिक्कत नहीं आया। मॉडर्न में काफ़ी जो सोर्सेज थे मुझे इन पीरियड ही मिल रहे थे। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कॉलोनियल पीरियड के अगर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करना है तो मुझे कॉलोनियल रिपोर्ट्स मिलेंगी, कॉलोनियल टाइम पे टेक्स्ट मिलेंगे। हाँ, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपेयर्ड टू एंशिएंट मुझे सोर्सेज असेस करना ज़्यादा आसान रहता है। तो हाँ, तो जैसे कि मतलब मॉडर्न में एक तो लैंग्वेज का इशू जो है वो खत्म हो जाता है। खत्म तो नहीं हो जाता, इंग्लिश में ज़्यादा सोर्सेज हमें मिल जाते हैं, मतलब हमें एक्सेसिबल लैंग्वेज में सोर्सेज मिल जाते हैं। हाँ, काइंड ऑफ एक्सेसिबल, क्योंकि अगर आप कॉलोनियल स्पेसिफिकली अगर आपका टॉपिक कुछ ऐसा जो कॉलोनियल सोर्सेज पे काम कर रहे हो तो आपको मिल जाता है। सेकंड थिंग वाज आई वाज वर्किंग ऑन द वर्नैकुलर सोर्सेज, तो जैसे पंजाबी और उर्दू की उसमें मुझे नॉलेज चाहिए थी और मुझे वो दोनों लैंग्वेजेस आती थी, तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि मैं सोर्सेज पढ़ना मेरे लिए कंपेरेटिवली ईजी था मॉडर्न में, एंशिएंट में इतना नहीं था। और एंशिएंट में सोर्सेज की भी कमी है। हाँ, ये मुझे लगा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एंशिएंट को मैंने अपना परस्यू नहीं किया हो अपनी फर्दर रिसर्च में, तो ज़्यादा सोर्सेज के बारे में उसको मैं कह नहीं पाऊँगा। बट मेरा जो सेमिनार्स के टाइम एक्सपीरियंस है वहाँ पे सोर्सेज को यूज़ करना, क्योंकि सोर्स आपको पहले चाहिए, उसके बाद चेक करना उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उसके बाद आपको ढूंढना है इंस्क्रिप्शन कौन से यूज़ करनी है, कहाँ से करना है, उनके ऊपर क्या काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है। सो थोड़ा उसमें मेथोडोलॉजिकली थोड़ा उस स्लाइटली वो डिफिकल्ट लगता था मुझे, वो मॉडर्न में वो डिफिकल्टी मुझे नहीं लगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोजल कैसे बनाया था तुमने? हाँ, प्रपोजल कैसे बनाया था, तो जैसे मैंने बताया दैट आई कंटिन्यूड विद माई जो सेमिनार का टॉपिक है उसी को मैंने आगे पॉलिश करके उसको अपना प्रपोजल बनाया। बट उसमें एक चीज़ था कि मुझे भी एक, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD प्रपोजल, अब इट वाज लाइक कि, और कई स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से ये इशू आ रहा होगा दैट यू वुड हैव एन आइडिया कि क्या करना है, कि मुझे ये बताना है, ये टॉपिक पे काम करना है, बट हाउ टू डील विद इट, कैसे उसको एक प्रपोजल में डालना है, वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है। बट मेरा एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ सीखी है दैट प्रपोजल इट्स लाइक अ पिच यू आर गोइंग टू द पैनल, and it's never a universal language, there is not one universal style what is the best proposal style या proposal कैसे लिखना चाहिए। So what I did was a lot of students what other did is कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन बनाए, जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद वो थीम्स, देन क्वेश्चंस, देन ऑब्जेक्टिव, देन चैप्टर, इवन द चैप्टराइजेशन तक डाल दिया लोगों ने। बट मेरा अलग था, मेरा अप्रोच था बहुत सिंपल। सो माई प्रपोजल वॉज वेरी बेसिक। मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन लिया, देन आई पुट द लिटरेचर, मैंने इंट्रोडक्शन किया और उसी के अंदर मैंने थीमेटिक वे में बताया कि मैं कौन सी सोर्सेज को यूज़ करने वाला हूँ और मैं उसमें क्या देखने वाला हूँ। उसके अंदर इंट्रोडक्शन ही मैंने कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया और क्या प्रॉब्लम्स हो गए इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। देन आई डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स अ लिटरेचर रिव्यू, एंड लिटरेचर रिव्यू में मैंने थीमेटिक किया। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में जो थीम्स पे काम करूँगा उन्हीं थीम्स के बारे में मैंने लिटरेचर देखा और उन्हीं के अंदर से मैंने साथ साथ उसी पैराग्राफ में साथ साथ मैं गैप बताता गया। तो बिकॉज और उसके बाद मैं थर्ड वॉज मैं रिसर्च क्वेश्चन। सो रिसर्च क्वेश्चन मैंने नंबरिंग में नहीं दिए, मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, एंड आई इनकॉर्पोरेट बोथ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थीम्स के बारे में थे और कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस एंड द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, सो दोनों मैंने इनकॉर्पोरेट किए। एंड इन द लास्ट आई डिडंट राइट द मेथोडोलॉजी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगा कि मेथोडोलॉजी से अच्छा ये रहेगा दैट इफ़ आई राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नोट ऑन सोर्सेज, बिकॉज मेथोडोलॉजी में मेरा वॉज माई वर्क वॉज नॉट बेस्ड ऑन कि मैं फील्ड रिपोर्ट्स इस तरीके से करूँगा वो करूँगा। मुझे लगा ये काफ़ी ऑब्वियस बातें हैं, सो मुझे लगा इससे बेटर रहेगा कि मैं उसकी जगह लिख देता हूँ नोट ऑन सोर्सेज कि मैं किस तरीके के सोर्सेज यूज़ करूँगा, वो सोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और उनका क्या यूज़ रहेगा। तो मैंने वो अप्रोच को ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा अपने लिए अच्छा माना। बट अगेन कमिंग टू द आइडिया जो मैंने बोला, प्रपोजल को कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं होता, कोई यूनिवर्सल स्टाइल नहीं होता। तो मेरा जैसा टॉपिक है उस हिसाब से मैंने अप्रोच किया। तो वैसे जैसे मेरे ख्याल से बाकी जितने फेलो कैंडिडेट्स होंगे उनका जैसा टॉपिक है उस हिसाब से उन्हें अप्रोच करना चाहिए। हाँ। और रही बात फिर उसके बाद इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में तुमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऐसा प्रोफेसर्स का अप्रोच क्या था तुम्हारी तरफ, कितने मिनट का इंटरव्यू तुम्हारा चला था, एंड या ओवरऑल हाउ वाज इट?
हाँ, तो इंटरव्यू में जाने से पहले तो खैर बहुत डर लग रहा था कि पीएचडी का पहला इंटरव्यू है एंड सीएचएस में, ऑल्दो द गुड थिंग वाज दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम सीएचएस एंड द प्रॉब्लम वाज कि मैं मॉडर्न में नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं मॉडर्न में कुछ प्रोफेसर से ही पढ़ा हूँ। बट यस, बिफोर द इंटरव्यू थोड़ा मैंने प्रोफेसर से गाइडेंस लेने की कोशिश किया, एक दो प्रोफेसर से, पर्टिकुलरली मेरी जो एमए की सुपरवाइजर थी जिन्होंने इनके साथ मैंने सेमिनार किया था, संगीता मैम, उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था और कुछ और प्रोफेसर से इंटरेक्ट किया था। सो मेरा एक आइस ब्रेक हो चुका था कुछ प्रोफेसर्स के साथ। बट अगेन एंड सेकेंडली आई वॉज ऑल्सो सीएचएस स्टूडेंट, तो मैं इंटरनल था, तो आई न्यू अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, ऑल्दो इंटरेक्शन नहीं था बट स्टिल आई न्यू देम। So when I went to the interview hall, so पहले they just directly asked me कि just start with your research question, because I didn't need to introduce myself. I was internal, professor मुझे जान रहे थे, so I just started with the अपना research question. So मैंने research question अपना explain किया, अपना कुछ 4 minutes 5 minutes में अपना research, अपना larger research question बताया, कैसे themes में approach करूँगा। And उसके बाद one of the professors firstly asked me कि आशीष what are your sources? सो कौन से सोर्सेज पे काम करोगे। देन आई जस्ट टोल्ड एवरीथिंग कि मैं कौन से सोर्सेज पे काम करूँगा और किस तरीके से यूज़ करूँगा। एंड देन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस किए। फॉर इंस्टेंस वन क्वेश्चन वाज ऑन द टाइटल आई चोज, कि व्हाई डिड यू कीप दिस पर्टिकुलर टाइटल। और हाँ, जैसे बिकॉज आपके प्रपोजल में एक तो ये बात है कि जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको आपके टॉपिक के अंदर से ही आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेसर वुड थ्योराइज ऑन कि आप ये बताइए कि इसके ऊपर लार्जर काम क्या हुआ है वैसा, या बाहर के काम क्या है। मोस्टली आपसे कोशिश ये रहेगी कि आपके प्रपोजल को आप कैसे जितना जानते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट रह पाएगा, उसके ऊपर आपको कितनी समझ है, वो ये चेक कर रहे हैं। सो मुझसे प्रपोजल के क्वेश्चन पूछे गए एंड जस्ट आई वाज जस्ट सेइंग कि अपना जो क्वेश्चन, हाँ मुझसे टाइटल पे क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे ही जितने मुझे लग रहा है एनीथिंग यू आर राइटिंग इन योर प्रपोजल आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, तो मेरे टाइटल मैंने जो वर्ड यूज़ किया था, मैंने टर्मिनोलॉजी कहीं से मैंने बोरो किया था। जैसे मैंने ब्रॉदल का कॉन्सेप्ट बोरो किया था, मैंने फूको का कॉन्सेप्ट बोरो किया था और उसको टर्मिनोलॉजी को मैंने अपने टाइटल में यूज़ किया। अब मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे पाया, इसलिए दे पाया क्योंकि मैंने जान रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ अपने प्रपोजल में। सो इट वुड बी बेटर जब आप अपने प्रपोजल में जो भी लिख रहे हैं आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, आपको ये बात पता है। हाँ, ऐसे मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था, मैंने टर्म यूज़ किया था रिप्रेजेंटेशन। अच्छा। सबऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन या इस तरीके से। तो फिर उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू नो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो एडवर्ड सेट के कॉन्सेप्ट से पूरा मिला के पूछ लिया। एंड एडवर्ड सेट वाला जो ओरिएंटलिज्म है वो पूरा मॉडर्न का है और मेरा कोर्स जो था वो मिडिवल था, तो मुझसे वो तक पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी थियरीज़ हैं उनके बारे में, उनके ऑथर्स, हिस्टोरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड इज कि कैन वी यूज एआई फॉर योर रिसर्च, फॉर योर सेमिनार और फॉर प्रपोजल। सो डिड यू यूज एआई एंड व्हाट डू यू थिंक, कैन वी यूज एआई ये एज क्वेश्चन अ रिसर्च स्कॉलर? दिस वुड बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बट स्टिल, बट मजाक से हटके एआई का मेरे ख्याल से एक होता है, जैसे हर चीज़ का होता है ना कि एक अगर आपको टेक्नोलॉजी मिली है उसका एक अच्छा यूज़ और बुरा इविल यूज़ दोनों हो सकते हैं। हाँ। तो एआई का मुझे काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी रहा है और मुझे एआई की प्रॉब्लम्स भी कुछ लगी हैं, स्पेसिफिकली फॉर प्रपोजल मेकिंग या रिसर्च के अंदर। फॉर इंस्टेंस जब मैं प्रपोजल बना रहा था, एक तो मैं अपना जब एक दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे मैं उनको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहा था। सो आई यूज़ द जैसे चैट जीपीटी जो सबसे कॉमन एआई है कि कैसे इन पॉइंट्स को मैं एक साथ रिलेट कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी ने टू बी ऑनेस्ट कोई बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं दिया था उस क्वेश्चन का कि किस तरीके से दोनों को मिलाना चाहिए। बट आई गॉट एन आई बट उससे एक आइडिया मिल गया कैसे इसको मैं रीफोल्ड कर सकता हूँ। सेकेंडली फॉर ग्रामर, जैसे कि मैं पहले ग्रामरली एक ऐप यूज़ करता था बट उसका मेरे पास प्रीमियम नहीं था। तो चैट जीपीटी को मैं कहता देता था कि प्लीज़ चेक द ग्रामर ऑफ दिस आर्टिकल या फिर इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। सो वो मुझे बेनिफिशियल इससे ये एआई से लगता था। सेकेंडली देयर काफ़ी कुछ अच्छे एआई टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टूल कॉल गूगल LLM नोटबुक। उसमें क्या होता है, आई जस्ट पुट एनी ऑफ द बुक और द डॉक्यूमेंट। कई बार होता है आपको नया नया लिटरेचर मिलता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है और आप जानना चाहते हो इसमें लिखा क्या हुआ है। एंड आप इतना टाइम नहीं है कि आप उसके 2 से 3 चैप्टर पढ़ो या पूरी बुक एक बार रिवाइज कर लो। आप एक बार उस गूगल LLM में अपलोड करके पता कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ what is the summary of this particular work or the book or the anything, any kind of question you want to ask. So AI का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है। फॉर एग्जांपल जैसे AI है, पर्टिकुलरली डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी, ये मोस्टली अगर आप प्रपोजल के लिए इनका एल्गोरिथम मोस्टली साइंटिफिक प्रपोजल्स हैं। सो इफ़ यू आस्क AI टू मेक अ प्रपोजल, वो काफ़ी साइंटिफिक फॉर्म में नंबरिंग सिस्टम से आपको वो प्रपोजल निकाल देगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस एंड ऑन द हाइपोथेसिस एंड द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन, जो काफ़ी साइंटिफिक प्रपोजल जैसा होता है। हमारे ह्यूमैनिटीज़ का हिस्ट्री का
जो प्रपोजल उसमें आपको अपना ज़्यादा काम करना है। आई वुड से यूज़ AI एज अ हेल्पिंग टूल बट नॉट एज अ टूल, और कि जिसमें वो बना रहे हैं और आप हेल्प उसमें आप एडिशन कर रहे हैं। AI शुड बी एक ऐसा कि जो बस एक रिव्यू कर पाए या फिर एडिशंस कर पाए, ना कि AI ही सब कुछ बना पाए। सो इट वुड बी बेटर चॉइस। वन पॉइंट टू ऐड कि AI चैट GPT मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो चैट GPT में हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर तुम किसी थिंकर, किसी ऑथर या किसी हिस्टोरियंस को डाल रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बुक का सही नाम ही दे, सही ऑथर ही दे, और उसके थ्योरीज भी वो कभी कभी गलत दे देता है। तो अगर यूज़ कर रहे हो रिव्यू के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जस्ट क्रॉस चेक इफ़ इट इज़ राइट, क्योंकि AI बहुत सारे सोर्सेज से, जो इंटरनेट पे जितने भी सोर्सेज हैं, मे बी सबको यूज़ करता है वो, और ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे सही इन्फॉर्मेशन निकाले और उसने वो बुक पढ़ी है। प्लस सोशल साइंसेज में रिसर्च जो होती है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होती है कि फैक्ट्स पे आपको लिखना है, या रिसर्च, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता है। हमारा जो अप्रोच है वो हमारी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो योर प्रपोजल शुड बी योर ओन। आपका पर्सनल व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है चीज़ों का, वो मैटर करता है। और अगर आप AI से बना के भी ला रहे हो ना, तो टीचर्स अब इतना देख चुके हैं ट्यूटोरियल और प्रपोजल्स, वो इतना देख चुके हैं कि उन्हें पता AI की एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कुछ वर्ड्स वो यूज़ करता है, जैसे ओवरऑल इज़ द मोस्ट यूज वर्ड इन द कंक्लूजन में ओवरऑल डाल देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, या फिर टीचर्स को पता चल जाता है, आपके इंटरव्यू से ही पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है और आप लिख के क्या लेके गए हो। तो बेटर वुड बी कि आप अपना इंटरप्रिटेशन लेके जाओ, अपना आइडिया लेके जाओ और उसे पेश करो, चाहे जितना लिख के ले जाओ, चाहे जैसे लिख के ले जाओ। ग्रामर के लिए यू कैन यूज़ AI, ओके। सो ऑल्सो अब तुम मुझे ये बताओ कि PhD कैसा जा रहा है, मतलब मॉडर्न में PhD कैसा जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली कि CHS में PhD करना इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, एंड हाँ इसलिए अच्छा भी काफ़ी लग रहा है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा भी, बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली पास माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ PhD, तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी बाकी है। सो देयर आर लॉट विच आई डोंट नो अभी, बट अभी जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था, सो वी हैड अ हिस्टोग्राफी प्रेजेंटेशन, जो मेरे ख्याल से शिवांगी को भी मेडिवल में किया है और हमने मॉडर्न में किया है। सो उसमें हमें पूरे पैनल के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उसके अलावा हमें एक उसके अलावा हमारा एक रिसर्च एथिक्स का पेपर था, उसमें हमें एक रिव्यू करना था और एक रिपोर्ट लिखना था, एंड उसके अलावा एक प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर एक सेमिनार लिखना था। सो ऑब्वियसली इट्स हैव बीन अ बिट ऑफ हेक्टिक बट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक अपना जो टॉपिक है उसी पे काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा ये लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत नया भी होगा, मॉडर्न के कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें, तो मज़ा आ रहा होगा। एग्जैक्टली। और क्या तुमने ऐसा हमेशा से सोचा था कि मुझे PhD ही करनी है? मुझे ये नहीं पता था PhD करनी है, बट मुझे एक चीज़ पता, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में होता था, आई गेस इन द क्लास 7th या 8th में, मुझे तब ये था कि मैं कहते थे बड़े होकर क्या बनूंगा, मैं कहता था हिस्ट्री टीचर, और मुझे लगता था हिस्ट्री टीचर मतलब आई विल बी अ स्कूल टीचर और स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाया करूँगा। इट वॉज नेवर एन आइडिया कि मैं PhD करूँगा, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे लगता है कुछ नहीं पता था। वो मुझे अभी होता ना कि जब BA करने आए थे जामिया में दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन के टाइम, तब मुझे पता चला ऐसा PhD क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, वो करना है। देन आई रियलाइज ओके इफ़ आई वांट टू बी अ टीचर नाउ आई वुड से, आप लोग फिर पूछते थे क्या बनना है, देन आई वुड से आई वांट टू बी अ हिस्ट्री प्रोफेसर, नॉट उससे पहले मैं, लेकिन ये क्लियर था मुझे हिस्ट्री में कुछ करना है। हाँ हिस्ट्री मेरा फेवरेट है, हिस्ट्री में करना ये मुझे पता था। So guys, that was all. Thank you so much for watching the video. अब तुम बोलो लाइक शेयर। सो प्लीज़ मेरी फ्रेंड का नया चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। Okay, we'll be coming with more videos and Ashish will be featuring in that. Hopefully. So just like, share and subscribe. Thank you.